मैं भानुप्रिया GLC-IAS के इस ऑनलाइन मंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और इस महाअभ्यास सीरीज़ में आज हम यूनिट 10 यानी कि जो आयोग वाला पोर्शन है MPPSC प्रीलिम्स यूनिट 10, इसमें हम आज लोग देखने वाले हैं। और ये है रामायण बैच। ये पूरा प्रीलिम्स का जो पूरा कोर्स है इसमें कवर किया गया है। पूरे प्रीलिम्स में जितने भी टॉपिक है, सारे टॉपिक के जो वीडियो लेक्चर है इसमें आपको मिल जाएंगे। साथ ही इसमें MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ भी है और इम्पोर्टेंट नोट्स भी हैं। और ये है MPPSC प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़। अगर आपकी तैयारी हो गई है, आपका सारा रिवीजन हो गया, आपका फुल सिलेबस कवर हो गया है, तो अब आपको लगानी चाहिए टेस्ट सीरीज़। तो टेस्ट सीरीज़ में आपको मिलने वाला है यहाँ पर टॉपिक टू टॉपिक टेस्ट, यूनिट वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अब बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। यूनिट 10 में निम्न में से किस एक समिति ने मतदाता परिचय पत्र की सिफारिश की थी? जो ये ऑप्शन में सारी समितियां दी गई हैं, ये सभी जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित समितियां हैं। और इनमें से किस समिति ने मतदाता परिचय पत्र की सिफारिश की थी? तारकुंडे समिति, इंद्रजीत समिति, गोस्वामी समिति या शकधर समिति? तो जो इसका सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन डी, शकधर समिति। शकधर समिति ने सिफारिश करी थी मतदाता परिचय पत्र की। बाकी ये भी ध्यान रख लेंगे, तारकुंडे समिति, इंद्रजीत समिति, गोस्वामी समिति, इन तीनों का संबंध भी निर्वाचन आयोग से है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी एक रिपोर्ट CAG तैयार करते हैं? विनियोग प्रतिवेदन, वित्त प्रतिवेदन, सरकारी उपक्रम प्रतिवेदन या सभी? इनमें से कौन सी एक रिपोर्ट जो है CAG तैयार करते हैं? जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर वो है ऑप्शन डी, सभी रिपोर्ट्स। विनियोग प्रतिवेदन, वित्त प्रतिवेदन, सरकारी उपक्रम प्रतिवेदन, ये तीनों रिपोर्ट जो हैं कौन तैयार करता है? CAG। और कौन से आर्टिकल के तहत CAG अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं? तो वो है आर्टिकल 151। 151 में इनके रिपोर्ट्स के बारे में बात की गई है। आगे देखिए अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग में कम से कम कितनी महिलाएं होना आवश्यक हैं? मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग में कम से कम कितनी महिलाएं होना आवश्यक है? 1, 2, 3 या एक भी नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन बी, 2 महिलाएं इसमें आवश्यक है। और इसकी जो संरचना होती है वो होती है 1+5, यानी एक अध्यक्ष और 5 सदस्य इसमें होते हैं, जिनमें से कम 2 जो सदस्य हैं वो महिलाएं होनी चाहिए। और एक सदस्य या अध्यक्ष या सचिव कोई भी या तो SC से हो या ST से हो। ठीक है, तो 1+5 इसके टोटल सदस्य होने चाहिए, इसमें से 2 महिलाएं होंगी। उसके अलावा कोई भी एक सदस्य या तो वो अध्यक्ष हो सकता है या सचिव हो सकता है या सदस्य हो सकता है, SC या ST से होना चाहिए। SC ST दोनों से, मतलब एक SC का होना चाहिए और एक इसमें ST का होना चाहिए सदस्य। अगला प्रश्न देखो, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 1964, 1962, 1998 या 2003? केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन, तो देखो यहाँ पर जो सही उत्तर तो है ऑप्शन ए, 1964 में हुआ था सतर्कता आयोग का गठन। लेकिन 62 में क्या है? 62 में संथानम समिति आई थी। संथानम समिति का गठन हुआ था, जिसने सिफारिश करी थी कि सतर्कता आयोग का गठन होना चाहिए। तो संथानम समिति बनी 62 में, इसकी सिफारिश पर 64 में केंद्रीय सतर्कता आयोग बना। फिर इस आयोग को अध्यादेश के द्वारा 1998 में सांविधिक दर्जा दिया गया और फिर
2003 में एक अधिनियम पारित करके फिर इसको सांविधिक दर्जा दिया गया। सांविधिक दर्जा मिला 2003 में। आगे देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु गठित की गई चयन समिति में कौन नहीं होता है? जो सीवीसी है उसमें जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए एक चयन समिति बनाई जाती है। उस चयन समिति में इन चार में से कौन नहीं होता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष या राज्यसभा का नेता प्रतिपक्ष? आंसर दीजिए, कौन नहीं होता है? तो यहां पर सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, राज्यसभा का नेता प्रतिपक्ष इसमें नहीं होता। इसमें सिर्फ इस चयन समिति में सिर्फ 3 ही सदस्य होते हैं, जिसमें अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और 2 अन्य सदस्य में जो एक गृह मंत्री होते हैं और एक लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष होते हैं। उसमें राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष का कोई भी स्थान नहीं होता। आगे देखो प्रश्न, केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना क्या होती है? केंद्रीय सूचना आयोग में कितने अध्यक्ष और सदस्य होते हैं? एक अध्यक्ष 2 सदस्य, एक अध्यक्ष 10 सदस्य, एक अध्यक्ष 20 सदस्य और एक अध्यक्ष 6 सदस्य। कौन सा आंसर इसमें सही है? तो जो इसका सही उत्तर है, सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन बी, एक अध्यक्ष और 10 सदस्य, ये होती है सूचना आयोग की संरचना। जबकि एक अध्यक्ष और 2 सदस्य ये होते हैं निर्वाचन आयोग में। निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष यानी कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वो मेन होता है, उसके अलावा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। उसके अलावा हरित न्यायाधिकरण, केंद्रीय हरित अधिकरण, इसमें होते हैं एक अध्यक्ष और 20 सदस्य। और मतलब 20 सदस्य यानी कि मिनिमम 20 सदस्य हो सकते हैं, कम से कम 10, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20। मिनिमम 10 या मैक्सिमम 20 सदस्य होने चाहिए। और ये बाल संरक्षण अधिनियम, इसमें होते हैं एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया? 1993, 1990, 2005 या 2013? किस वर्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, बाल संरक्षण अधिनियम 1990 में आया था। महिला से संबंधित अधिनियम जिसके तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। 1993 में आया था मानव अधिकार, ह्यूमन राइट एक्ट, मानव अधिकार अधिनियम, जिसके तहत मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई। और 2013 में आया था खाद्य अधिनियम, जिसके तहत खाद्य आयोग की स्थापना की जाती है। आगे देखो प्रश्न, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यानी कि राष्ट्रीय नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइबल कमीशन का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो इनका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। ओबीसी आयोग, एससी आयोग, एसटी आयोग, तीनों आयोग का कार्यकाल होता है 3 वर्ष। आगे प्रश्न देखो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण में ऐसा सदस्य जो सुप्रीम कोर्ट का जज हो
उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक, 5 वर्ष या 67 वर्ष की उम्र तक, 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन ए, 5 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक। अगर कोई राष्ट्रीय हरित अधिकरण में सुप्रीम कोर्ट का जज है तो उसका कार्यकाल रहेगा 5 या 70 वर्ष। अब जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है उसकी एक बार संरचना देख लो। उसमें एक अध्यक्ष होता है और मिनिमम 10 या मैक्सिमम 20 सदस्य हो सकते हैं। अब जो अध्यक्ष होता है वो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, या तो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा या किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए। उसके अलावा कुछ अन्य मेंबर्स होते हैं, कुछ जैसे कि कुछ न्यायिक सदस्य होते हैं। वो जो न्यायिक सदस्य हैं वो या तो हाई कोर्ट का मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए, और इसके अलावा कुछ और अन्य सदस्य होते हैं जो पर्यावरणविद होना चाहिए, जिनको पर्यावरण के क्षेत्र में अनुभव हो। इस तरह से इनकी संरचना होती है। तो जो भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज अगर इसमें नियुक्त है तो उसका कार्यकाल रहेगा 5-70। यदि हाई कोर्ट का जज इस अधिकरण में नियुक्त है तो उसका कार्यकाल रहेगा 567। और यदि कोई अन्य सदस्य जो या तो न सुप्रीम कोर्ट से न हाई कोर्ट से, वो कोई इन्वायरमेंटलिस्ट हो सकता है, तो ऐसे सदस्य का कार्यकाल रहेगा 65 वर्ष। आगे देखिए प्रश्न, राज्य निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के तहत गठित किया गया है? राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ? 243I, 243D, 243K और 243C। सो यहाँ पर जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 243K में दिया गया है राज्य का निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, और जो बाकी आर्टिकल है वो सभी पंचायती राज से संबंधित है। ये चारों ही आर्टिकल पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें 243I में क्या दिया गया है? वित्त आयोग। राज्य का वित्त आयोग किस अनुच्छेद के तहत गठित होता है? 243I के तहत। और इसमें क्या है? 243D में आरक्षण है ना, पंचायती राज में आरक्षण से संबंधित बात इसमें कही गई है। और 243C में संरचना की बात की गई है, पंचायती राज की संरचना कैसी हो, क्या हो, ये कहा गया है। आगे अगला प्रश्न है, नीति आयोग के पहले CEO कौन थे? सिंधुश्री खुल्लर, BVR सुब्रमण्यम, अरविंद पनघड़िया या सुमन बेरी? इनमें से नीति आयोग के पहले CEO कौन थे? तो सही उत्तर देख लेते हैं यहाँ पर। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, पहले CEO थे सिंधुश्री खुल्लर, और वर्तमान में जो CEO हैं वो हैं BVR सुब्रमण्यम। इसके अलावा जो पहले उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के, पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनघड़िया, जबकि अभी वर्तमान में कौन उपाध्यक्ष है? तो वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, है ना। और अब कमेंट में बता दीजिए कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई। अगला प्रश्न है आपके सामने, राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किस धारा के तहत किया गया? राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किस धारा के तहत किया गया? धारा 3, धारा 21, धारा 30 या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन बी, राज्य मानव। देखो, मानव अधिकार आयोग जो है ये ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के तहत गठित किया जाता है। इस अधिनियम में बहुत सारी धाराएं हैं,
तो धारा 21 के तहत राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया जाता है, जबकि धारा 3 के तहत राष्ट्रीय या केंद्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया जाता है। और धारा 30 के तहत मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना की जाती है। ठीक है, अब बता दीजिए राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न देखिए, लगातार कितनी बैठकों में अनुपस्थित रहने पर राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? 2 बैठक, 3 बैठक, 4 बैठक या 5 बैठक? लगातार कितनी बैठकों में अनुपस्थित रहने पर महिला आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। यदि इनके सदस्य या अध्यक्ष लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें सदस्यता से हटा दिया जाएगा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश लोक सेवा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है उसके अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या राज्य सरकार? कौन हटा सकता है? तो यहाँ पर सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अब कुछ लोग राज्यपाल भी सोच रहे होंगे, तो राज्यपाल को ये इस्तीफा देते हैं। जो राज्य से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। उनको जो अगर ये इस्तीफा देते हैं तो इस्तीफा भी ये राज्यपाल को देते हैं, लेकिन अगर हटाना है उन्हें पद से तो हटाने का कार्य करते हैं यहाँ पर राष्ट्रपति। ठीक है, और कब स्थापना हुई थी एमपीपीएससी की? तो एमपीपीएससी की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। और कौन से आर्टिकल के तहत इसकी स्थापना होती है? तो आर्टिकल 315 के तहत किसी भी स्टेट पीएससी या यूपीएससी का गठन किया जाता है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे इसके डी.वी. रेगे ना, पहले अध्यक्ष डी.वी. रेगे। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। अगला प्रश्न देखिए, किस अनुच्छेद के तहत धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी को मतदान देने हेतु अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है? आर्टिकल 324, आर्टिकल 325, आर्टिकल 326 या आर्टिकल 327? तो देख लेते हैं यहाँ पर। जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि 325। आर्टिकल 325 क्या बोलता है कि जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर किसी को भी मतदान देने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। और आर्टिकल 324 में क्या क्या कहा गया है? फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए जो बात है वो आर्टिकल 324 में की गई है। उसके अलावा आर्टिकल 326 में क्या कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। तो वयस्क मताधिकार के बारे में आर्टिकल 326 में वर्णन है। और आर्टिकल 327 में क्या कहा गया है कि जो संसद है वो निर्वाचन से संबंधित कानून बना सकती है। विधायिका संसद में निर्वाचन से संबंधित कानून बना सकती है, आर्टिकल 327। और 328 में क्या है? जो विधानसभा है या विधानमंडल जो है
वो निर्वाचन से संबंधित कानून बना सकते हैं। और आर्टिकल 329 में क्या कहा गया है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। इनके मामले ये खुद सॉल्व करेंगे, इनमें न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक वर्णन है निर्वाचन आयोग का। अब ये कौन से भाग में वर्णित है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि निर्वाचन आयोग कौन से भाग में है। बिल्कुल सही, भाग 15। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करने हेतु जो चयन समिति बनती है उसमें निम्न में से कौन नहीं होता है। मानव अधिकार आयोग के सदस्यों या अध्यक्षों को चुनने के लिए जो एक चयन समिति बनती है उसमें इनमें से कौन नहीं होता है। प्रधानमंत्री, राज्यसभा के विपक्ष के नेता, या लोकसभा अध्यक्ष, या राज्यसभा के सभापति। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, राज्यसभा के सभापति इस चयन समिति में नहीं होते हैं। इस चयन समिति में टोटल 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, है ना। अध्यक्ष के अलावा एक होते हैं गृह मंत्री, मतलब केंद्रीय मंत्री कोई भी हो सकते हैं, केंद्रीय मंत्री, ठीक है। इनके अलावा एक राज्यसभा के विपक्ष के नेता और एक होते हैं लोकसभा के विपक्ष के नेता, और लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति, क्योंकि सभापति तो राष्ट्रपति होते हैं, तो राज्यसभा के उपसभापति। तो टोटल 6 सदस्य हो गए, प्राइम मिनिस्टर, कोई भी केंद्रीय मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा विपक्ष के नेता, और राज्यसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष और राज्यसभा के उपसभापति। तो ये 6 सदस्य होते हैं चयन समिति में, जो ये चुनते हैं कि इनका अध्यक्ष किसे बनाया जाए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कितने वर्ष पुराने केस की जांच नहीं कर सकते हैं। 3 माह पुराने, 6 माह पुराने, 9 माह पुराने या 12 माह पुराने। कितने महीने पुराने केस की जांच राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन डी, 12 माह पुराना, यानी कि टोटल 1 साल। 1 वर्ष, अगर जो भी केस है वो 1 वर्ष से पुराना हो गया है तो फिर उसकी जांच नहीं की जा सकती है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के द्वारा। और ये जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, इसका गठन कब हुआ था? गठन हुआ था इसका 1993 में। और इसकी संरचना क्या है? तो इसकी संरचना है 1 + 5 + 7, यानी 1 अध्यक्ष, 5 सदस्य, और जो 7 होते हैं वो 7 पदेन सदस्य होते हैं इसमें, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन के द्वारा SC व ST आयोग को अलग किया गया? 89 अमेंडमेंट 2003, 65 अमेंडमेंट 1990, 102 अमेंडमेंट 2018 या 15 अमेंडमेंट 1963। किस संशोधन के द्वारा SC और ST आयोग को अलग किया गया? तो देखें यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, 89 अमेंडमेंट 2003 के द्वारा SC और ST आयोग को अलग किया गया। यानी कि इससे पहले ये अलग नहीं थे, इससे पहले SC और ST आयोग पूरा एक था, है ना। जब ये SC ST आयोग बना था तो इसके बाद SC ST आयोग को ऐसे ही एक एग्जीक्यूटिव तरीके से बना दिया गया था। उसके बाद 65 अमेंडमेंट 1990 के द्वारा SC ST आयोग को संवैधानिक दर्जा
दिया गया। फिर उसके बाद 89 अमेंडमेंट 2003 के द्वारा SC आयोग अलग कर दिया गया और ST आयोग अलग कर दिया गया। और 102 अमेंडमेंट 2018 के द्वारा OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और 15 अमेंडमेंट 1963 के द्वारा जो हाई कोर्ट के जज हैं उनकी आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। पहले हाई कोर्ट के जजेस की आयु 60 वर्ष होती थी, फिर इसको 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई 15 अमेंडमेंट 1963 के द्वारा। आगे देखो प्रश्न, राष्ट्रीय हरित अधिकरण स्थापित करने वाला पहला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत या अमेरिका? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला पहला देश। तो यहां पर सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने NGT यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण बनाया था। सेकंड नंबर पे न्यूजीलैंड ने बनाया और थर्ड नंबर पे स्थापित करने वाला देश है भारत। और राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 18 अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो उसके अलावा इसके जो संरचना है वो कितनी है? 1+10 या 20, यानी कि एक अध्यक्ष और मिनिमम 10 सदस्य या मैक्सिमम 20 सदस्य इसमें हो सकते हैं। और इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न, UPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? UPSC के वर्तमान अध्यक्ष मनोज सोनी, गिरीश चंद्र मुर्मू, राजीव कुमार या PK श्रीवास्तव? तो यहां पर देखो, जो UPSC के वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है यहाँ पर ऑप्शन ए, मनोज सोनी। ठीक है, मनोज सोनी जो है यहाँ पर UPSC के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और जो ऑप्शन बी गिरीश चंद्र मुर्मू है ये है वर्तमान में CAG। और जो राजीव कुमार है ये वर्तमान में है 25वें नंबर के निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है राजीव कुमार 25वें नंबर के। और जो PK श्रीवास्तव है ये है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। इनकी नियुक्ति अभी अभी हुई है, नवनियुक्त हैं। अगला प्रश्न देखो, CAG के कार्य एवं शक्तियां किस अनुच्छेद में दी गई हैं? CAG के कार्य और शक्तियां आर्टिकल 148, आर्टिकल 149, आर्टिकल 150 या आर्टिकल 151? किस अनुच्छेद में CAG के कार्य और शक्तियों का वर्णन है? जल्दी से बताइए आंसर। ये आर्टिकल तो लगभग सभी को याद ही होंगे मेरे हिसाब से। तो देख लेते हैं यहाँ पर जो सही आंसर है। सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन बी। आर्टिकल 149 में CAG के कार्य और उनकी शक्तियों के बारे में वर्णन है। और 148 में CAG के बारे में कि CAG का गठन दिया गया है आर्टिकल 148 में। और आर्टिकल 150 में इनके लेखा, ये कौन कौन से अकाउंट्स वगैरह कलेक्ट करेंगे, बनाएंगे, उनके बारे में आर्टिकल 150 में दिया गया है। और आर्टिकल 151 में दिया गया है इनकी रिपोर्ट के बारे में कि ये अलग अलग रिपोर्ट और प्रतिवेदन तैयार करते हैं। 3 प्रतिवेदन मुख्य रूप से हमने देखे थे, वित्तीय और सरकारी उपक्रम संबंधी। और इस तरह से 3 जो है रिपोर्ट्स, एक विनियोग रिपोर्ट, 3 रिपोर्ट ये तैयार करते हैं। तो ये 4 आर्टिकल जो है, ये चारों आर्टिकल है CAG से संबंधित। इसके बाद अगला प्रश्न, UPSC का गठन कब किया गया? 1947, 1949, 1950 या 1952? UPSC का गठन कब किया गया?
तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 1950। 1950 में देखो, ऐसे देखा जाए तो पहली बार इसका गठन हो गया था 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग की सिफारिश पर, है ना। 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग की सिफारिश पर हुआ था। उस समय इसका नाम था लोक सेवा आयोग। लेकिन आज़ादी के बाद अगर हम स्थापना करें या जो वर्तमान स्वरूप है यूपीएससी का, उसके गठन की बात करें तो वो है 26 जनवरी 1950। तो जो वर्तमान स्वरूप है वो स्थापित हुआ 26 जनवरी 1950 को। लेकिन अगर ये इससे पहले वाला पूछा जाए तो 1 अक्टूबर 1926। तो आज जो है यूनिट 10 यानी कि आयोग के क्वेश्चन हमने देखे। आज बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं लिए, आज थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन ही लिए। लेकिन अब कल से फिर से हम इसका जैसे कि आज यूनिट 10 हो गया है तो कल हम फिर यूनिट 1 से शुरू करेंगे, यूनिट 1, 2, 3। तो जो सेकेंड राउंड शुरू होगा उसमें हम थोड़े एडवांस क्वेश्चन या थोड़े टफ क्वेश्चन को भी वहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो धन्यवाद, और जीएलसी के साथ आप इसी तरह बने रहिए। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।